और अगला न्यूट्रॉन जो है, देखिए जैसे आपने न्यूट्रॉन लिया और उससे यूरेनियम 235 को हिट किया। जब इसको हिट करेंगे तो 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं, ठीक है। अब आप कंडीशन को ऐसा एडजस्ट करते हैं कि इन तीनों न्यूट्रॉन में से 2 न्यूट्रॉन ऐसे हैं जो यूज हो जाते हैं यूरेनियम 238 को किसमें बदलने में, प्लूटोनियम 239 में। 2 न्यूट्रॉन इसको इसमें बदलने में, और अगला एक न्यूट्रॉन यूरेनियम 235 को हिट करता है और इससे फिर 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं, ठीक ना। और इसमें से फिर दो किस्में यूज होते हैं प्लूटोनियम के प्रोडक्शन में, और एक फिर यूरेनियम 235 से हिट करता है, ठीक। तो यूरेनियम 235 से जो न्यूट्रॉन निकलते हैं उसमें से 2 न्यूट्रॉन से हम प्लूटोनियम बनाते हैं और तीसरे से यूरेनियम का विखंडन करते हैं। फिर 3 न्यूट्रॉन निकले तो 2 से प्लूटोनियम बनाते हैं, तीसरे से यूरेनियम 235 का विखंडन, या फिर 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे तो 2 से प्लूटोनियम बनाएंगे, एक से अगला यूरेनियम 235 विखंडित करेंगे। तो हमेशा प्लूटोनियम आपको यहाँ मिलता रहता है और श्रृंखला अभिक्रिया भी चलती रहती है। तो एक लाइन लिखते हैं, इन ब्रीडर रिएक्टर in breeder reactors conditions are adjusted in such a way that conditions are adjusted in such a way that कंडीशंस इस प्रकार से एडजस्ट की जाती हैं कि आउट ऑफ 3 न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस, आउट ऑफ 3 न्यूट्रॉन्स, नीचे मिटा दे, आउट ऑफ 3 न्यूट्रॉन produced by fission of uranium 235, by fission of uranium 235, यूरेनियम 235 के फिशन से जो 3 न्यूट्रॉन उत्पन्न होते हैं उसमें से एक जो है वो चेन रिएक्शन को आगे बढ़ाता है। ओनली वन इज यूज्ड इन द प्रोपागेशन ऑफ फिशन चेन, केवल एक, वन इज यूज्ड इन द प्रोपागेशन of fission chain propagation of fission chain with uranium 235, chain with uranium 235 twice। अन्य जो 2 है वो प्लूटोनियम के उत्पादन में यूज होते हैं। Other 2 neutrons are allowed to react with other 2 neutrons. 2 neutrons are 2 other 2 neutrons are allowed to collide with uranium 238 and produce प्लूटोनियम 230। ठीक है, ये है, नोट कर लीजिए इसको।
अब आते हैं आइटम बम पर। बेटा आइटम बम, आइटम बम, परमाणु बम। देखिए न्यूक्लियर रिएक्टर और आइटम बम में डिफरेंस क्या है। न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूरेनियम 235 का नियंत्रित विखंडन कराया जाता है। हम जब चाहे कम कर लें, जब चाहे तेज कर लें। लेकिन आइटम बम में क्या होता है, यूरेनियम 235 का अनियंत्रित विखंडन। एक बार रिएक्शन शुरू हो गई तो भयंकर चलती रहती है, हम उसको कंट्रोल नहीं पाते या रोक नहीं पाते, वह अनियंत्रित होती है और अंततः विस्फोट के साथ रिएक्शन समाप्त होता है। तो हम कहें परमाणु बम जो है ये आधारित है यूरेनियम 235 के अनियंत्रित विखंडन पर, या प्लूटोनियम 239 पे यूज होता है। यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239 के अनकंट्रोल्ड फिशन पर। तो पहला पॉइंट यही देखेंगे, बेस्ड ऑन फिशन ऑफ, आधारित है, बेस्ड है ऑन फिशन ऑफ। फिशन कैसा, अनकंट्रोल्ड, अनकंट्रोल्ड लिख लीजिएगा, अनकंट्रोल्ड, अनियंत्रित फिशन और यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239। यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239 के अनियंत्रित विखंडन पर आधारित है। ये पीसीएस 2005 और 2008 में पूछा गया है। यूपी पीसीएस 2005 2008। ठीक है। इसमें देखिए क्या करते हैं, हमने एक दिन हल्का सा एक आउटलाइन बनाया था आइटम बम का, फिर से देख लीजिए। इसमें दो या दो से अधिक सब क्रिटिकल मास में यूरेनियम के टुकड़े हो, ठीक है ना। यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम का टुकड़ा होता है, एक टुकड़ा ये है, ठीक, और अगला टुकड़ा ये होता है। ये सब क्रिटिकल मास होते हैं, यानी किसी भी रेडियो आइसोटोप में सतत विखंडन की क्रिया चलती रहे, इसके लिए उनका मास एक निश्चित मास से अधिक होना जरूरी है, ठीक है ना। और अगर उससे कम है तो सतत विखंडन नहीं चलता, और परमाणु बम में विस्फोट नहीं होता। सतत विखंडन के लिए यह जरूरी है कि इनका मास एक पर्टिकुलर मास से बड़ा हो। उस मास को हम क्रिटिकल मास कहते हैं। अगर उससे छोटा है तो सब क्रिटिकल, और ज्यादा है तो सुपर क्रिटिकल। तो ये सब क्रिटिकल मास होते हैं, सब क्रिटिकल मास। ये भी सब क्रिटिकल मास, ठीक है। अगर दोनों जुड़ गए तो सुपर क्रिटिकल हो जाएंगे, तब विखंडन इसमें जारी हो जाएगा। तो अब यहां पर क्या होता है,
ये दो यूरेनियम के टुकड़े हैं, सब क्रिटिकल मास है। इनमें अगर न्यूट्रॉन कहीं से आता है तो इनमें सतत श्रृंखला रिएक्शन नहीं चलेगी, विखंडन नहीं होगा। अब हम इनमें एक केमिकल बम रखते हैं, जैसे ट्राई नाइट्रोटॉल्यूएन रख दिया। यहां केमिकल बम, रासायनिक बम, केमिकल बम। और जब हम इस केमिकल बम को विस्फोट कराते हैं तो ये जाकर के इसमें, यहां विस्फोट होगा तो आगे बढ़ेगा, इसमें सट जाएगा, ठीक है ना। और जब सट गया ये इसमें, तो मास किसमें बदल जाता है? सुपर क्रिटिकल मास, ठीक है ना। अब ये मास सुपर क्रिटिकल, जब सट गए दोनों टुकड़े एक दूसरे में, नीचे लिख लिया है पूरा, मिटा के ऊपर लिख दे, ऊपर मिटा दे सर। सब क्रिटिकल मास जब दोनों एक दूसरे में सट जाएंगे, मिल जाएंगे, तब ये सुपर क्रिटिकल मास हो जाएगा। अब ये दोनों टुकड़े एक दूसरे में सट गए, अब जब ये दोनों एक दूसरे में सट गए तो कैसा हो गया? सुपर क्रिटिकल मास हो गया। मिल गए ना, ये इसमें सट गया, तो अब ये सुपर क्रिटिकल मास हो गया। ठीक है। अब इसमें हम क्या डालते हैं? रेडियम 226 ले या बेरियम ले, रेडियम 226 लेते हैं, या बेरिलियम लेते हैं। इनसे हम न्यूट्रॉन, ये न्यूट्रॉन के सोर्स होते हैं, इसमें न्यूट्रॉन प्रवेश कराते हैं और फिर ये एक्सप्लोड कर जाता है, विस्फोट, ठीक है ना। जब ये दोनों मिल जाएंगे तब रेडियम या बेरिलियम स्रोत से न्यूट्रॉन हम इसमें भेजते हैं और विस्फोट होता है, ठीक है। तो इसी को लिख लेते हैं। केमिकल बम द्वारा सब क्रिटिकल मास को जोड़ के क्रिटिकल मास में कन्वर्ट करते हैं, सुपर क्रिटिकल मास में। इसमें रेडियम बेरिलियम सोर्स से न्यूट्रॉन प्रवेश कराते हैं, सतत विखंडन शुरू होता है, कुछ समय बाद विस्फोट हो जाता है, ठीक है ना। मिटा दे, ये परमाणु बम की कहानी है। तो एक लाइन लिख लीजिए, केमिकल एक्सप्लोसिव लाइक ट्राइनाइट्रोटॉल्यूएन, रासायनिक विस्फोटक, केमिकल एक्सप्लोसिव लाइक ट्राइनाइट्रोटॉल्यूएन, TNT, are used to brought subcritical mass to form a supercritical mass. Brought subcritical mass into a supercritical mass. Mass into a supercritical mass. सबक्रिटिकल मास को लाना, ब्रॉड सबक्रिटिकल मास इनटू सुपरक्रिटिकल मास, उनको ला करके जोड़ करके सुपरक्रिटिकल मास में कन्वर्ट कर देते हैं। न्यूट्रॉन एंटरिंग द सुपरक्रिटिकल मास, न्यूट्रॉन एंटरिंग द supercritical mass, critical mass, supercritical mass from a radium beryllium source
बेरिलियम। तो रेडियम बेरिलियम सोर initiate a rapid chain reaction initiate a rapid chain reaction which results in a violent explosion, which results in a violent explosion with tremendous release of energy, tremendous का मतलब भयंकर, tremendous release of energy, tremendous release of energy initiate, ठीक है, कहाँ पे इनिशिएट, अरे बना लो तो अपने कॉपी में लिख लो जो तुम्हें समझ आ रहा है। इनिशिएट ये जो एनर्जी निकलती है ये द्रव्यमान क्षति के कारण, बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है ना, तो ये कहां से आती है एनर्जी? मास डिफेक्ट के कारण, द्रव्यमान में क्षति के कारण, ठीक है ना। विस्फोट में बम का द्रव्यमान घट, जो बनने वाले पदार्थ उनका मास कम हो जाता है, जिससे और वही मास एनर्जी के रूप में निकलता है। द लार्ज एनर्जी रिलीज, अगला, जब एटम बम विस्फोट करता है तो जब एक एटम तो छोटे एटम में टूटता है तो छोटे एटम का मास कम होता है बड़े एटम के कंपैरिजन में, और जो मास में कमी आती है वही जो है मास किसके रूप में? एनर्जी के रूप में निकलता है। मास का कन्वर्जन हो जाता है एनर्जी में, इक्वल टू mc² समीकरण के अनुसार। द लार्ज एनर्जी रिलीज इन आइटम, द लार्ज एनर्जी रिलीज in atom bomb is atom bomb explosion, atom bomb explosion परमाणु बम के विखंडन में, विस्फोट में जो पर्याप्त एनर्जी निकलती है, आइटम बम एक्सप्लोशन, इस कहां से निकलती है? द्रव्यमान क्षति के कारण, मास में डिफेक्ट के कारण। इज ड्यू टू एप्रिसिएबल लॉस ऑफ मास, ड्यू टू एप्रिसिएबल लॉस ऑफ मास, ठीक है ना। परमाणु बम विस्फोट करता है तो अत्यधिक मात्रा में एनर्जी निकलती है। ये एनर्जी कहां से निकलती है? द्रव्यमान में क्षति के कारण निकलती है। ये टीजीटी 2009 का सवाल है, टीजीटी 2009। हाइड्रोजन बम में क्या होता है? हाइड्रोजन बम में नाभिकीय विखंडन से एनर्जी निकलती है कि नाभिकीय संलयन से? तो ध्यान देंगे, जो सूर्य की एनर्जी है
या हाइड्रोजन बम में जो एनर्जी निकलती है वो नाभिकीय संलयन न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण छोटे नाभिक मिलते हैं, बड़े नाभिक का फॉर्मेशन करते हैं और एनर्जी निकलती है। ठीक है ना, तो ये ध्यान देंगे, बहुत पूछा गया है ये पॉइंट। तो एक लाइन लिख लेते हैं। हाइड्रोजन बम में होता क्या है कि उसमें तीनों बम रहते हैं। देखिए कैसे, हल्का सा हाइड्रोजन बम हेडिंग डाल लीजिए, हाइड्रोजन बम। देखिए पहले जो है ये एटम बम, ठीक है ना, इसका सब क्रिटिकल मास होता है। फिर यहाँ केमिकल बम लगाते हैं और इनको एक सेल में बंद किए रहते हैं। तो एक एटम बम अंदर है, ठीक है, यहां न्यूट्रॉन का सोर्स रेडियम या बेरिलियम रखते हैं पहले इसको भी, और यहाँ पूरा हाइड्रोजन भरा होता है, ठीक है, हाइड्रोजन बम, प्रोटियम ड्यूटेरियम ये सब भरे हैं, ठीक है, हाइड्रोजन। तो पहले हम केमिकल बम को विस्फोट कराते हैं, केमिकल बम, ठीक है। फिर ये सब क्रिटिकल किस में बदल जाएगा? सुपर क्रिटिकल में। ये टुकड़े आकर के एक दूसरे में चिपक जाएंगे और फिर ये एटम बम ये विस्फोट करता है। तो पहले हम हाइड्रोजन बम के अंदर केमिकल बम रखते हैं, केमिकल बम विस्फोट कराते हैं, उसके बाद ये एटम बम विस्फोट होता है। जब एटम बम विस्फोट होगा तो अंदर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाएगा, हाई टेम्परेचर हो जाएगा। तो यहाँ पर नाभिकों का संलयन शुरू हो जाएगा। नाभिकों का संलयन सामान्य तापमान पर नहीं होता है। जिस टेम्परेचर है, सूर्य के अंदर नाभिक आपस में जुड़ते हैं, नाभिकीय संलयन होता है, तो सूर्य का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। उस तरह से टेम्परेचर जब उत्पन्न होगा तब नाभिकीय संलयन शुरू होगा। तो जब आप यहाँ एटम बम बुला देते हैं तो यहाँ पर हाइड्रोजन भरे होते हैं बाहर, और इसमें जो है शुरू हो जाता है फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय संलयन शुरू होता है और फिर हाइड्रोजन बम फटता है। तो हाइड्रोजन बम में तीनों बम अंदर ये भी रहते हैं, केमिकल बम, एटम बम, और फिर सब मिल करके हाइड्रोजन बम का फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर है ना? तो पहला पॉइंट देखिए, हाइड्रोजन बम और सूर्य की जो एनर्जी है, सोलर एनर्जी, ये नाभिकीय संलयन न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण होता है, बहुत पूछा गया है। तो पहला हाइड्रोजन बम एंड एनर्जी ऑफ सन, हाइड्रोजन बम and energy of sun, सूर्य की एनर्जी is based on nuclear fusion, न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय संलयन पर आधारित, ठीक है ना। और ये टीजीटी में 2004, पीजीटी 2004, पीसीएस 2008 पूछा गया। टीजीटी 2004, पीजीटी 2004, पीसीएस 2008, तीनों परीक्षाओं में पूछा गया है। सूर्य की एनर्जी और परमाणु हाइड्रोजन बम की एनर्जी, ठीक है ना, हाइड्रोजन बम और सूर्य की एनर्जी इसी पर आधारित है। हाइड्रोजन बम में होता क्या है? हाइड्रोजन आइटम के न्यूक्लियस मिलकर के हीलियम का उत्पादन करते हैं, ठीक है ना। फ्यूजन ऑफ
of nucleus of hydrogen atom to produce large amount of heat। ठीक है, हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस के हीट आयन, हीलियम का न्यूक्लियस, हीलियम का नाभिक बनता है और बहुत अधिक मात्रा में हीट निकलती है। हाइड्रोजन बम जो है ये बहुत ही पावरफुल होता है एटम बम के कंपैरिजन में। नीचे बैठा दे। Hydrogen bomb is far more powerful than atom। Hydrogen bomb is far more powerful than atom। हाइड्रोजन बम ज्यादा पावरफुल है एटम बम के कंपैरिजन। ठीक, अब मॉडल ऑफ न्यूक्लियस देखते हैं। लास्ट टॉपिक है, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर हम हाइड्रोजन बता देते हैं, आपका है एस ब्लॉक और पी ब्लॉक। ठीक है, हाइड्रोजन, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक तीनों को बता देते हैं। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पहले एस ब्लॉक पढ़ेंगे, फिर पी ब्लॉक पढ़ते हैं। कभी पढ़ा है, किताब देखा है? कब है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का नंबर कब आता है? हाँ, तो पहले आप हाइड्रोजन, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक पढ़ेंगे। जब डी और एफ पढ़ेंगे तो उसके बाद कोऑर्डिनेशन होता है। ठीक, तो अगर डी ब्लॉक पढ़े, एफ ब्लॉक पढ़े, आप कोऑर्डिनेशन नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं मॉडल ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का जैसे एटम का मॉडल होता है ना, यानी एटम कैसा होता है, वो किससे बना होता है, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कहाँ, प्रोटॉन कहाँ होता है, न्यूट्रॉन कहाँ होता है, इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, किस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं। उसी प्रकार से एटम न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को भी लेकर के ढेर सारे मॉडल दिए गए हैं। तो न्यूक्लियस का मॉडल, इसमें फर्मी गैस मॉडल, पहला मॉडल हम देखेंगे, फर्मी गैस मॉडल। फर्मी गैस देखिए, इनका क्या कहना, इनका कहना है कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो मिलकर के एक गैसीय पदार्थ बनाते हैं और लोवेस्ट एनर्जी स्टेट में होते हैं, ग्राउंड स्टेट में होते हैं, और वही गैसीय पदार्थ नाभिक को बनाता है। यानी नाभिक लोवेस्ट एनर्जी के गैसीय पदार्थ के रूप में होता है, ऐसा फर्मी गैस मॉडल में कहा गया है। तो एक लाइन लिख लीजिए, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, इस मॉडल के अनुसार, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, इस मॉडल के अनुसार, न्यूक्लियस इज कंपोज्ड ऑफ डिजेनरेट, न्यूक्लियस इज
is composed of degenerate कब तक? सभी पार्टिकल लोवेस्ट एनर्जी स्टेट में होते हैं. ऑल द पार्टिकल्स आर इन देयर ग्राउंड स्टेट. ऑल द पार्टिकल्स आर in their ground state. Degenerate Fermi gas of neutrons and protons. Fermi gas, neutrons and protons. ठीक है ना? फिर से ध्यान दीजिए, फर्मी गैस मॉडल क्या कहता है? इनका कहना है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन लोवेस्ट एनर्जी स्टेट में होते हैं और एक गैसीय पदार्थ के रूप में होते हैं. उसी गैसीय पदार्थ से, जैसे हम फर्मी गैस कहते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर के लोवेस्ट एनर्जी स्टेट में एक गैसीय पदार्थ का निर्माण करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? फर्मी गैस कहते हैं. और इसी गैस से न्यूक्लियस बना होता है. क्लियर है ना? अगला देखते हैं दूसरा, अल्फा पार्टिकल मॉडल. दूसरा है अल्फा पार्टिकल मॉडल. अल्फा पार्टिकल मॉडल इनका कहना है कि हाइड्रोजन के न्यूक्लियस को छोड़कर बाकी जितने न्यूक्लियस हैं वो अल्फा पार्टिकल से बने. अल्फा पार्टिकल, उसमें प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है. अल्फा पार्टिकल मिल करके जो है किसका निर्माण करते हैं? न्यूक्लियस का. ठीक है ना? तो एक लाइन इसमें भी, हाइड्रोजन को छोड़ करके बाकी सभी जो न्यूक्लियस हैं वो अल्फा पार्टिकल से मिले होते हैं. According to this model, इस मॉडल के अनुसार अल्फा पार्टिकल्स आर प्रेजेंट विद इन द न्यूक्लियस, आर प्रेजेंट विद इन द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के अंदर अल्फा पार्टिकल्स उपस्थित होते हैं. किसको छोड़कर? हाइड्रोजन को. एक्सेप्ट इन केस ऑफ हाइड्रोजन आइटम. एक्सेप्ट इन केस ऑफ हाइड्रोजन आइटम. ठीक है ना? हाइड्रोजन आइटम को छोड़ के अन्य जो परमाणु है उनके नाभिक अल्फा पार्टिकल से मिलके बने होते हैं. ऐसा अल्फा पार्टिकल मॉडल में कहा गया है. अगला लिक्विड ड्रॉप मॉडल, बोर ने 1937 में दिया था. लिक्विड ड्रॉप मॉडल ये बोर द्वारा 1937 में दिया गया. इनका कहना है न्यूक्लियस जो है ये हाई डेंसिटी का एक लिक्विड ड्रॉप होता है. पॉजिटिवली चार्ज लिक्विड ड्रॉप होता है. एक तरल बूंद जैसा होता है, ड्रॉप जैसा होता है. और इसीलिए आधार पर इन्होंने नाभिकीय विखंडन को एक्सप्लेन किया था. इनके अनुसार अकॉर्डिंग टू, और यही एक साल पूछा गया लिक्विड ड्रॉप मॉडल किससे संबंधित है? तो लिक्विड ड्रॉप मॉडल किससे संबंधित है? न्यूक्लियस. ठीक है ना? ध्यान रखेंगे. एक साल ये पूछा गया लिक्विड ड्रॉप मॉडल संबंध रखता है परमाणु की संरचना से, नाभिक की संरचना से, अणु की संरचना से. तो नाभिक की संरचना लिक्विड ड्रॉप मॉडल किसके लिए है? नाभिक के लिए. अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल न्यूक्लियस इज
is positively charged liquid drop of high density। ठीक है ना, उच्च डेंसिटी का लिक्विड ड्रॉप होता है, इस पे धनावेश होता है। देखिए, जैसे अगर हम कोई एक लिक्विड लें, सरफेस पे रखें तो थोड़ा सा फ्लैट हो जाता है, इसको आगे पीछे झकझोरे, आगे पीछे अगर झकझोरते हैं तो ये थोड़ा सा पतला ऐसे दोनों तरफ फैल जाता है, इधर उधर फैलता है। ठीक है, और फिर और अधिक झकझोर दे तो ये दो टुकड़ों में बंट जाता है। ठीक है ना, दो टुकड़ों में बढ़ जाता है, फाइनली ये दो टुकड़े में टूट जाता है। तो ये जो है, अगर आप लिक्विड लीजिए कोई एक ड्रॉप, उसको ऐसे रखिए, ऐसे ऐसे हिलाइए तो आधा जरा भागता है, फिर धीरे दोनों अलग हो जाते हैं। तो ये लिक्विड ड्रॉप मॉडल के आधार पर न्यूक्लियर फिशन, नाभिकीय विखंडन की व्याख्या इन्होंने किया था। न्यूक्लियर फिशन, नाभिकीय विखंडन, तो अलग अलग नाभिक हमें प्राप्त होते हैं। न्यूक्लियर फिशन, नाभिकीय लिक्विड ड्रॉप, ये लिक्विड के ड्रॉप। तो इस आधार पर इन्होंने नाभिकीय विखंडन को, जो भारी नाभिक होते हैं, छोटे पानी की बूंद होगी तो नहीं टूटेगी, बड़ी बूंद होगी तो टूट जाती है, तो इन्होंने इस आधार पर नाभिकीय विखंडन को एक्सप्लेन किया। इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है और इसके क्वेश्चंस अब हमें देखने हैं। कुछ क्वेश्चंस हमने बताया था, लेकिन अगर जो बता दिए होगा उसको आप लोग बताइएगा, उसको नहीं सॉल्व कराएंगे। और सबसे पहले देखते हैं, टीजीटी 2001 का है क्वेश्चन 1, अगर करा दिए होंगे, इसको शायद करा दिए, लेकिन चलिए देख लेते हैं। मिटा देना, एक्सरसाइज एक क्वेश्चन आज करते हैं, फिर कल से क्वेश्चन देखा जाएगा। ये टीजीटी 2001 का सवाल है, क्वेश्चन 1। अल्फा रेज है, अल्फा रेज के पास होता है पहला पॉजिटिव चार्ज, दूसरा नेगेटिव चार्ज, तीसरा नो चार्ज, और चौथा पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। तो अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं? अल्फा रेस जो है ये हीलियम का न्यूक्लियस होता है ना, इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। इसमें क्या होते हैं, दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन, इस पे 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है ना, 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, 2 इकाई धनावेश होता है। ठीक है ना, तो धनावेशित कण होते हैं। दूसरा देखते हैं, क्लियर है, अल्फा पार्टिकल हीलियम के, अल्फा जो तरंगे होते हैं, अल्फा रेस, ये धनावेशित कणों से, पार्टिकल से मिलकर बने होती है। वो पार्टिकल क्या होते हैं, हीलियम के नाभिक होते हैं, उनमें 2 न्यूट्रॉन होता है, 2 प्रोटॉन होता है। ठीक है, धनावेश 2 होता है और द्रव्यमान संख्या 4 होता है। बेटा ने दूसरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। तो कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ है, उसका अर्ध आयु 20 घंटे दिए हैं,
और टोटल टाइम दिए हैं कितना, टी 60 घंटे। तो 60 घंटे बाद कितना बचेगा, कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ है, उसकी अर्ध आयु कितनी है, 20 घंटे। तो 60 घंटे बाद वो कितना बचेगा, तो हाफ लाइफ की संख्या कितनी होगी, n इक्वल टू T/T होता है। तो 60/20 अर्थात 3 हाफ लाइफ हुई। तो अगर हमने रेडियो एक्टिव पदार्थ 1 लिया है तो पहले हाफ लाइफ में इसका बचेगा 1/2, दूसरे हाफ लाइफ में इसका 1/4 और तीसरे हाफ लाइफ में 1/8। पहले का आधा यहाँ, इसका आधा यहाँ, इसका आधा यहाँ, तो कितना बचेगा, 1/8। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप लोगों के पास है कि नहीं है, तो उसको लेके आइएगा ताकि हमें क्वेश्चन नहीं लिखना पड़ेगा, तो जल्दी जल्दी सॉल्व करा देंगे। क्वेश्चन लिखना पड़ता है तो टाइम लगता है, ठीक है। तीसरा सवाल, एज ऑफ मोस्ट एंशिएंट जियोलॉजिकल फॉर्मेशन इज एस्टिमेटेड बाय, बेटा एज ऑफ मोस्ट एंशिएंट जियोलॉजिकल फॉर्मेशन, तीसरा एज मोस्ट एंशिएंट जियोलॉजिकल फॉर्मेशन इज एस्टिमेटेड बाय, ठीक है। देखिए एज का निर्धारण कैसे करते हैं, एक है आर्कियोलॉजिकल स्पेसिमेन और एक जियोलॉजिकल फॉर्मेशन। आर्कियोलॉजिकल स्पेसिमेन या फॉर्मेशन और एक होता है जियोलॉजिकल। इसमें फॉसिल्स होते हैं, जीवाश्म होते हैं जो कभी जीवित थे बाद में मर गए, पेड़ पौधे वनस्पतियां। और इसमें क्या होता है, रॉक होता है, पत्थर पहाड़ चट्टान होते हैं। इसके लिए हम क्या लेते हैं, कार्बन 14 और इसके लिए लेड, यूरेनियम लेड, ठीक है, ये यूज किया था। ये 238 और 206 होता है, यूरेनियम 238, यूरेनियम 206, ठीक है। तो कौन सा विकल्प है ये जिसमें लेड, यूरेनियम लेड दिया होगा या लेड यूरेनियम, ठीक है। यूरेनियम लेड मेथड, कार्बन 14 मेथड, पत्थरों पहाड़ों चट्टानों के लिए यूरेनियम और लेड मेथड होता है। और जो पेड़ पौधे हैं, वनस्पतियां हैं, कोयला है जो कभी जीवित थे अब मिट्टी में दब गए हैं, मर के सड़ गए हैं, उनके लिए कार्बन 14 यूज करते हैं। ठीक है, इसी पे रोकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के आगे अब नेक्स्ट क्लास में देखा जाएगा। कल की क्लास में आप लोग अपना, तुम्हारे पास है बेटा ये क्वेश्चन पेपर है, अच्छा चलो हमसे ले लेना और उसका प्रिंट निकलवा लेना और लेके आना, ठीक ना।